हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और 2025 के लिए अपनी जो बोर्ड की तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। उसी क्रम में हम जो है आज फिज़िक्स, जो यूपी बोर्ड का फिज़िक्स है 12th क्लास का, उसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। ये हमारा चैनल है सैनी फिजिक्स क्लासेस अमरकासी बिलारी मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम चलो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जैसे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इसको हम कैसे ज्ञात करें, कि किसने इसकी खोज करी और कैसे कैसे हमने अपने जीवन में इसे देखा है। तो देखिए, लगभग ईसा से 600 वर्ष पहले की बात है कि वैज्ञानिक हुए थे, एक थेल्स नामक वैज्ञानिक। उन्होंने जो देखा कि बिल्ली की खाल पर या अंबर के छड़ को रगड़ते हैं तो वो धूल के कणों को या छोटी-छोटी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो उन्होंने इसका नाम दिया था कि भई ये कोई न कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है जिसको हम बोलते हैं चार्ज। वास्तव में जो चार्ज आविष्कार किया था, जो चार्ज आवेश के बारे में जिसने भी पता लगाया था, वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही आवेश को खोज करा और आवेश के 2 प्रकार बताए, एक धनावेश और एक ऋणावेश। ठीक है? आपने देखा होगा कि आप स्केल ले लो, अब स्केल को आप जो है अपने सर के बालों से रगड़ो और जो है ज़मीन के संपर्क में लाओ तो धूल कण वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कंघी, सुबह को कंघी करते हो बालों में आप, तो कंघी को करिए और उसको ज़रा नीचे करके ज़मीन के पास ले जाइए तो छोटे-छोटे कणों को अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे ही आपने देखा होगा सर्दी के दिनों में अगर हम कोई नया स्वेटर पहने और उसे झटके के साथ ऐसे निकालें तो उसमें हमें चैके से या और चट-चट की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो किस कारण सुनाई देती है, वो ये हमारा आवेश होता है। अब आवेश की परिभाषा क्या है देखिए, आवेश की परिभाषा मैंने लिख रखी है, वैद्युत आवेश किसी भी द्रव्य का वह भौतिक गुण है जिससे वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और उसका अनुभव करता है। यानी किसी भी पदार्थ के अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की क्षमता हो या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की क्षमता हो या उसके उसको वो अनुभव कर ले तो वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अब इसको पढ़ने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में समझते हैं, ये है क्या। देखिए, नील्स बोर ने बताया होगा कि प्रत्येक तत्व का एक नाभिक होता है और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। इसके चारों ओर वृत्ताकार बंद कक्षाओं में कौन घूमते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। ये हमने वृत्ताकार कक्षा बना ली। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 2n स्क्वायर। क्या होती है, 2n स्क्वायर। जहाँ n क्या है भाई, आपकी कक्षाओं 1, 2, 3, 4 एंड सो, यानी कक्षाओं की संख्या है। अब उन्होंने ये बताया था कि अगर पहली कक्षा की बात करें तो पहली कक्षा ये तो नाभिक हो गया और नाभिक का जो आकार होता है इसका, देखिए नाभिक का आकार, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है और जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर का भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है 10⁻−10 मीटर की कोटि। ठीक है, अब हम इस सिद्धांत के अनुसार ये जानते हैं कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी कक्षा निश्चित होती है और पहली कक्षा 1 है, 2,
और 3, या फिर के, एल और एम के नाम से जाना जाता है। अगर एन की जगह 1 रखोगे तो 1 का वर्ग 1 और 2 ही कम 2, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके? 2 आ। दूसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे आपके? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तीसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे? भाई कक्षा पूर्ण होगी तो वो अक्रियशील होगा, और कक्षा अपूर्ण है तो वो क्रियाशील होगा, तो हम इसमें कम मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वैसे कितने होगा? 3 3 9 3 18, तो हम कुछ कम मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। 10 10 11 12 13 14 15 16 और 16 हमने मान लिए, तो कितने कम रह गए? 2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना हुआ है। अब है क्या, देखिए, जो किसी भी तत्व से जब कोई दूसरा तत्व संपर्क में आता है तो क्या चलते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे तत्व पर चले जाते हैं, या दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाते हैं। नाभिक में कौन स्थिर रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर विद्युत उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। आवेश किस पर होता है? सिर्फ प्रोटॉन पर ही होता है। इलेक्ट्रॉन पर देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ इधर। 1e इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ठीक है, तो ये कैसा होता है? ऋण आवेश होता है, नेगेटिव। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। 1e बराबर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और 1p बराबर कितना होता है? एक, ये माइनस का होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम, ठीक है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 kg होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 27 kg होता है, ठीक। अब इसको समझेंगे, देखिए। तो नाभिक में 10 की घात माइनस 15 मीटर कोटि की त्रिज्या में कौन व्यवस्थित रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब इस सिद्धांत से हमें ये पता चलता है कि जितने नाभिक होते हैं किसी भी तत्व में, उसके चारों ओर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो किसी से क्रिया नहीं कर रहा है तब। तो अगर इसमें मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन है, तो 10 ही क्या होंगे? चारों ओर इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि एक पूर्ण विभिन्न, अगर किसी की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, यानी सामान्य अवस्था में एक तत्व क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। क्यों? उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों ओर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है भाई। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो एक प्लस का होता है और एक माइनस का, टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी विद्युत उदासीन की तरह कार्य करता है। अब होता क्या है, मान लीजिए एक किसी से इलेक्ट्रॉन निकले और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितने का होता है? बस इलेक्ट्रॉन ही है आवेश वाहक। आवेश वाहक कौन होता है? ये इलेक्ट्रॉन होता है। और प्रोटॉन तो नाभिक में रहता है, तो या तो होगा इलेक्ट्रॉन उससे निकलेगा। तो मान लेते हैं कि एक नाभिक में जो है 10 प्रोटॉन है और 10 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। निश्चित है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। अब इससे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, 10 प्रोटॉन थे और इसमें रह गए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 2 इससे अलग होकर निकल गए। समझिए यहाँ पर देखिए, तो दो इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके चले गए, तो यहाँ पर इन दोनों की संख्या कैसी होनी चाहिए? बराबर। लेकिन अब किसकी संख्या ज़्यादा है? 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? पॉजिटिव होता है। ये काय का होता है? पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की उसमें अधिकता हो जाएगी, और अधिकता होने के बाद में क्या बढ़ जाएगा? उसमें धन आवेश बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि प्रोटॉन पर क्या होता है? धन आवेश होता है। अब कितने प्रोटॉन ज़्यादा हैं? 2, तो दो प्रोटॉन के बराबर उसमें धन आवेश आ जाएगा। अब दूसरा तत्व समझिए, दूसरे वाले को एग्जाम्पल लेकर के, अगर मान लीजिए 12 प्रोटॉन है और 12 ही इलेक्ट्रॉन है। अब बाहर से कोई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ गए, तो कितने हो गए? ये 14 हो गए।
अब ये कितने हैं 12, अब इसमें माइनस वाला आवेश ज़्यादा हो गया ना भाई, 12 धनावेश है और 14 क्या है ऋणावेश है, तो दो ज़्यादा हो गए, 2 माइनस के, तो आवेश इलेक्ट्रॉन पर काय का आवेश होता है माइनस का, तो इसलिए जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर काय का चिन्ह आता है माइनस का आता है। देखिए जैसे मैंने लिखा है कि आवेश यानी चार्ज, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनों की कमी तो क्या क्या होगा धनावेश होगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, ज़्यादा किसकी संख्या बची प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन धनात्मक होता है। अगला वाला जब ऋणावेश ऋणात्मक आवेश नेगेटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कोई दूसरा तो पहले उसके माइनस की पहले से इलेक्ट्रॉन बराबर थे और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो जो अधिकता किसकी होगी अब इलेक्ट्रॉनों की होगी इस पर, तो उस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही आवेशों के क्या हैं देखो गुण है, आवेशों क्या हैं गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। पहला गुण देखिए शॉर्ट में समझेंगे, पहला है सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, यानी सजातीय का मतलब होता है एक जैसे, यानी माइनस माइनस या प्लस प्लस, अगर माइनस माइनस है तो भी और प्लस प्लस है तो भी, दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच में क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, यानी कि वो एक दूसरे के पास कभी नहीं आएंगे और एक दूसरे को दूर हटा देंगे। अगर विजातीय का मतलब अलग अलग आवेश है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो वो एक दूसरे के पास आएंगे और वो आकर क्या बना लेंगे एक वैद्युत निकाय बना लेंगे। आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वैसे ही होता है आपका आवेश संरक्षण। इसका मतलब ये है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, सिर्फ क्या कर सकते हैं आवेश की हम प्रकृति को चेंज कर सकते हैं। कैसे देखिए इसको समझते हैं, जैसे Na है, NaCl है आपका, ठीक है, तो अगर आप इसको तोड़ोगे तो क्या बचेगा Na प्लस और Cl माइनस, ये बचा वैद्युत अपघटन में। अब मान लीजिए किसी पर आपका चार्ज है Na पर प्लस का, देखो Na पे कितना है प्लस का एक चार्ज है, अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस का, तो इस पर काय का हो जाएगा माइनस का एक चार्ज आ जाएगा, Na माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक ये प्लस का है तो एक खत्म कर देगा और एक इस पर माइनस आ जाएगा। तो यानी कि हमने क्या करा यहाँ पर प्लस को माइनस बना दिया, तो क्या हो गया इस पर चार्ज को परिवर्तित किया गया, प्लस से माइनस किया गया, उत्पन्न नहीं करा गया, एक प्रकृति को दूसरी प्रकृति में बदला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसी प्रकार से आवेश पर वेग का प्रभाव, आवेश पर अगर कोई चार्ज है किसी वस्तु पर और वस्तु चाहे कितने भी वेग से गतिमान हो तो उस पर वेग का कोई असर नहीं पड़ता। जैसे मेरे पास में पेन है, अब पेन मैं ऐसे घुमा रहा हूँ अपनी हाथ चला रहा हूँ, लेकिन पेन तो स्थिर अवस्था में है, लेकिन चल क्या रहा है मेरा हाथ, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो इसका चार्ज है वही रहेगा, ठीक है। क्वांटीकरण क्या होता है, देखिए प्रत्येक तत्व का अपना एक मूल आवेश होता है, मूल आवेश का मान कितना होता है, देखिए मूल आवेश किससे लिखते हैं इसको ई से, किससे लिखते हैं भाई ई से, और ई बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलम, ये मूल आवेश है। तो किसी भी तत्व का या किसी भी पदार्थ का कुल आवेश इसका गुणज होता है, कैसे इसको लिखते हैं क्यू ई, आवेश क्यू ई बराबर होता है प्लस माइनस एन ई, एन क्या है जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, और उससे हम एक मूल आवेश से गुणा कर दें तो कुल क्या मिल जाएगा उस पर आवेश मिल जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो माइनस का आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ऋण आवेश आएगा, ठीक है भाई। तो ये है चार्ज के बारे में। और देखिए दोबारा समझ लीजिए, वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिससे वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। अब आपका चार्ज कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपना द्रव्यमान भी लेके जाता है इतना, ठीक है, और इतना आवेश माइनस का लेके जाता है, तो अधिकता किसकी हो जाती है उसमें प्रोटोनों की, तो प्रोटोन में कैसा आवेश होता है धन आवेश, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो कैसा आवेश आता है पदार्थ पर या तत्व पर धनात्मक आवेश आता है। दूसरी ओर जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है यानी कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस पर क्या आते हैं भाई प्रोटोन आकर के उसमें, वो इलेक्ट्रॉन आकर के उसमें जुड़ जाते हैं और प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती है, तो बढ़ती किसकी है इलेक्ट्रॉनों की, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसे होता है ऋण
तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर आवेश कैसा आता है, माइनस का आता है, ऋणात्मक आवेश। ठीक है भाई। फिर इनके गुण हैं सजातीय आवेशों के प्रतिकर्षण। सजातीय आवेशों में क्या होता है, जैसे आवेशों में प्रतिकर्षण, कभी वो पास नहीं आते। विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण और आवेश संरक्षण का नियम होता है और आवेश पर कोई वेग का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो इस चौथा है, पांचवा है क्वांटीकरण। और क्वांटीकरण क्या होता है, प्रत्येक तत्व का मूल आवेश उसके मूल आवेश का गुणज होता है। मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 और n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के समझाया था। आगे अभी और समझेंगे। देखिए हम अभी विद्युत के आवेश के बारे में हमने भी समझाया था। अब उसके आगे आवेश यानी वैद्युत और विद्युत में अंतर बहुत ज़रूरी है कि इनमें दोनों में अंतर क्या है। जब शब्द में अंतर है कि वैद्युत और एक है विद्युत, तो इसमें जो मुख्य अंतर होता है वो ये होता है कि अगर मतलब हम कोई दो पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में लाए तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरे पे चले जाएंगे, ठीक है, या दूसरे से निकलेंगे पहले पे आ जाएंगे। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर, चोट करने से या संपर्क में लाने से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो तो उसमें क्या होता है, आवेश प्रवाहित हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जो आवेश है वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत। यानी कि उसमें हम आवेश किसी से प्रवाहित नहीं करते, ना उसमें हम किसी धारा प्रवाहित करते हैं। क्या होता है, संपर्क में लाए तो एक से इलेक्ट्रॉन निकले और दूसरे पर चले गए, तो वो अपने साथ आवेश भी लेके जाएंगे और अपने साथ द्रव्यमान भी लेके जाएगा। तो उससे क्या होगा, दूसरा चालक में धारा बहने लगेगी, तो या आवेश प्रवाहित होने लगेंगे। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, वैद्युत बोलते हैं। और विद्युत क्या होती है, किसी भी चालक में आवेशों के प्रवाहित होने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। इसमें आवेश प्रवाहित हम खुद करते हैं स्रोत से, और इसमें हम सिर्फ संपर्क में लाते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है, देखिए, जब किसी पदार्थ को अन्य पदार्थ के साथ रगड़ा जाता है, संपर्क में लाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिससे पदार्थों में आवेश प्रवाहित होने लगते हैं। इस घटना को हम वैद्युत कहते हैं। और विद्युत की तो आप जानते हैं। अब देखिए ये एक टेबल है कि कौन सी वस्तु धनात्मक होगी और कौन सी ऋणात्मक होगी। जैसे बिल्ली की खाल है, फिलालेन छड़ है, कांच है, रुई है, रेशम है, लकड़ी है, धातुएं हैं, रबड़ है, रेजिन है, अंबर है, गंधक है और एबोनाइड है। अगर हम नीचे वाली वस्तु को ऊपर वाली वस्तु के साथ रगड़ें, नीचे वाली को ऊपर के साथ, देखिए नीचे से ऊपर की सब, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम रख रहे हैं, संपर्क में ला गए, तो जो नीचे वाली है वो तो माइनस की हो जाएगी, ऊपर वाली प्लस की हो जाएगी, और जिसको नीचे वाली को रगड़ना है वो माइनस की हो जाएगी। यानी कि हमने मान लो रेजिन को रबड़ से रगड़ा, तो रेजिन कैसा हो जाएगा, माइनस का ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। ऐसे ही फ्लालेन को हम रगड़ें किससे, बिल्ली की खाल से, तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन को आ जाएंगे फ्लालेन पर, तो इस पर धनावेश आ जाएगा और इस पर ऋणावेश आ जाएगा। लेकिन अगर हम उल्टा करें, कांच को रुई से रगड़ें, तो बात तो वही है, इससे इसे रगड़ो या चाहे इससे इसे रगड़ो, है तो संपर्क में, तो ये वाला कैसे होगा, ऋणात्मक, और ये कैसे होगा, धनात्मक। ये बात आपको याद रखनी है। तो एक बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि अगर किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसमें उसके द्रव्यमान में कमी होती है, वृद्धि होती है, या पहले कमी होती है बाद में वृद्धि होती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमने अभी समझाया था आपको कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 kg का वो कूलम का होता है, और द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। देखिए ये राशि है तो छोटी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें इतना द्रव्यमान तो अपने साथ लेके जाएगा। जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पदार्थ से, तो क्या होगी, इसकी द्रव्यमान में हमेशा कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें द्रव्यमान में हमेशा वृद्धि होती है। और आवेश जब निकलेगा तो धनावेश आएगा, तो जब ग्रहण करेगा तो कैसा आएगा, ऋणावेश आता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका विद्युत और विद्युत में अंतर, और आवेश और आवेश की खोज वैसे तो थेल्स ने बताई थी, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1600 ईस्वी के करीब इसको नाम दो है, क्या नाम दिया, धनावेश और ऋणावेश, यानी आवेश की खोज का जो मुख्यता माना जाता है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन को माना जाता है। इन्होंने आवेश के प्रकार बताए दो, एक धनावेश और एक ऋणावेश।
बाद में कूलाम नामक 1785 वैज्ञानिक ने दो आवेशों के बीच में लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया। तो उन्होंने इसका मात्रक क्या दिया? कूलाम। आवेश का मात्रक किसके द्वारा दिया हुआ है? कूलाम के द्वारा। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे अब कूलाम का नियम। देखिए क्या है कूलाम का नियम। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि पदार्थ हमारे पास जो हैं, जो ब्रह्मांड में स्थित हैं, वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में। उनमें से ही कुछ वैद्युत के अनुसार 4 भागों में उनको बांटा गया है। पहला है आपका चालक, फिर अचालक या विद्युत रोधी बोलते हैं इसको, अर्धचालक और परावैद्युत। इंग्लिश में कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स और डाइलेक्ट्रिक्स। चालक क्या होते हैं? चालक वे सभी पदार्थ होते हैं जिनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी आवेश वाहक तो इलेक्ट्रॉन होता है ना, आवेश वाहक कौन होता है बताइए? इलेक्ट्रॉन। तो जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, यानी आवेश वाहक की मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर्याप्त मात्रा में स्थित होती है, अर्थात उनमें आवेश और वैद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलतापूर्वक हो जाता है, वो कहलाते हैं चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा है, तांबा है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है। फिर अचालक, अचालक का मतलब है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? नगण्य हो, शून्य हो। जब आवेश वाहक ही इलेक्ट्रॉन है और वो भी है 0, तो क्या होगा? वो अचालक होगा। जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, कागज है, शीशा है, मोम है, अवरक है। अर्धचालक, यानी अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो चालक के गुण भी प्रदर्शित करें और अचालक के गुण भी प्रदर्शित करें विशेष परिस्थिति में। जैसे जर्मेनियम होता है G और सिलिकॉन होता है ऐसा, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें अल्प मात्रा में पाई जाती है। परावैद्युत क्या होते हैं? परावैद्युत क्या होते हैं? एक प्रकार के चालक ही होते हैं। परावैद्युत एक प्रकार के होते हैं चालक। डाइलेक्ट्रिक्स, यानी कि ये क्या करते हैं? वैद्युत और आवेश को तो प्रवाहित होने नहीं देते अपने आप से, लेकिन वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को अपने से होकर के गुजार देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। देखिए कागज़ लिया आपने, कागज़ के ऊपर एक लोहे का सिक्का रखिए, नीचे चुम्बक लीजिए, चुम्बक नीचे चलाइए, तो वो सिक्का भी उसके साथ साथ घूमता है। इसका मतलब ये है कि उससे पार के निकल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, लेकिन उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, ना ही आवेश प्रवाहित होते हैं। लेकिन उससे क्या चला पार निकल गया? वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव दोनों उससे पार निकल जाते हैं। तो ये इतना था। अब उसके बारे में आगे देखेंगे हम, कूलाम का नियम क्या है। देखिए कूलाम का नियम बस इतना सा है कि 1775 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, ठीक है, कूलाम ने, वैज्ञानिक नाम क्या है? कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेश मान लिए आपने, Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी क्या है? R है, और K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक, तो परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा बनेगी जब अल्प दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच क्या लगेगा? या तो वैद्युत बल लगेगा, या आकर्षण होगा, या प्रतिकर्षण। वैद्युत बल दो ही प्रकार का होता है, या आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए तो क्या है इसका नियम? कूलाम ने क्या दिया? पहला नियम था कि जो वैद्युत बल रहेगा Fe, वो समानुपाती होगा इन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। गुणनफल कर दिया हमने। दूसरा नियम ये था कि इनकी जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये बल एक ही है, ये वाला बल भी इसमें लग रहा है और यही बल इसमें लग रहा है, तो बल तो क्या हो गया? Fe, और समानुपाती ऊपर क्या आ गया? Q1 और Q2 बटे में क्या आ गया? R²। जब समानुपाती हटाते हैं तो इसके आगे कोई कांस्टेंट मान लेते हैं C, और अंदर क्या है? Q1 Q2 अपॉन R²। अब प्रयोग के द्वारा कूलाम साहब ने प्रयोगों के द्वारा क्या मान दिया? C का मान दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक है। आगे बताएंगे कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ आप तो ये वाला मान रख देंगे, तो Fe क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R²। अगर माध्यम का परावर्तन कितना माना है हमने कि माध्यम का परावैद्युतांक के हो तब, तो के से क्या हो जाती है? भाग हो जाती है।
तो एफ ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K, ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाता है भाई, न्यूटन। मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन। के क्या है, के का मान क्या है, के प्रावर्तांक, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, देखिए जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻⁻12 और मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नोट पॉइंट में लिखेंगे क्या है, निर्वात के लिए, निर्वात में के का मान कितना होता है भाई, 1 से शुरू होता है, ये पूर्ण संख्या होती है, 1 से शुरू होता है, 1 से कम नहीं होता है, हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा। और धातुओं के लिए कितना होता है, धातुओं के लिए कितना होता है बेटे, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत होता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये किसका नियम आ गया, कूलाम का। एक बार और समझ लेंगे कि दो बिंदु आवेश जब एक किसी माध्यम में अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती दोनों को मिला दो, ये आ गया कांस्टेंट राशि का मान, ये आ गया, और ये हमने ऐसे करके इसको निकाल लिया। देखिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और 2025 में जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें 90+ नंबर लाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।